अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आफिया। आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है इन आवर शो एन आवर विद पेन एक्सपर्ट, जिसमें हम बात करते हैं पेन की, पेन मैनेजमेंट की, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों इग्नोर नहीं करते, पेन किस तरह का साइन है, इससे रिलेटेड। अब घर में और जब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाते तब तक क्या होता है, हॉस्पिटल जाने की नौबत क्यों आती है, हम लोग अपनी तरफ से ऐसी क्या गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ जो है एग्रीवेट होती है, और एग्रीवेट होने के बाद हमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। खैर एनीवे, विद दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द शो। लेकिन हम सबसे पहले आपको मिलवाएंगे हमारे डॉक्टर साहब से। हमारे डॉक्टर साहब जो है इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट माशाल्लाह, और जनरेशंस इनकी फिजियोथेरेपी की फील्ड से रिलेटेड हैं। ही हिमसेल्फ इज़ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट, वर्क्स इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड ही हैज़ हिज ओन क्लिनिक एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल इमरान हारून। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? I'm good. First of all, thank you so much for having me here on this very important topic. Basically आजकल जो पेन और दूसरे के एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी में देख रहे हैं, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हम जनरल मेजर्स भी ले सकते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आजकल की ज़्यादा कम्युनिटी एंड सोसाइटी जो है वो पेन किलर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रही है एंड ऑल दैट स्टफ। So there's also a conservative treatment which can help you to manage pain and improve your quality of life as well. So आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल क्वेरीज जो होती हैं और उनसे पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन आगे क्या राइज होती हैं, इस तरह से हम आगे इस सेगमेंट को अप्रोच करें। डॉक्टर साहब, इस पे फिर हम सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। जैसे आपने अभी राइज की बात की, सुबह सुबह हम लोग राइज होते हैं, जब हम राइज होते हैं तो फिर पता चलता है कि ओह आज गर्दन में कुछ है, यू नो, आपको एक दर्द फील होता है, आप उसको मोड़ नहीं सकते, स्ट्रेन आ गया। Stiffness and the pain arise when you woke up. The basic thing which I want to discuss is बहुत सारी चीज़ें हमारी डाइटरी इंसफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमें फेस करनी होती है। लाइक अगर हम एक इम्पॉर्टेंटली विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हो, तो ये लाइक मॉर्निंग स्टिफनेस और इस तरह के एपिसोडिक पेन और रिकरेंट सिम्टम्स जो है ना वो होने के चांसेस रहते हैं। तो अब कुछ ऐसी टारगेटेड एक्सरसाइजेस भी आती हैं जो कि आपको स्टिफनेस को और पेन मैनेज उसको भी हेल्पफुल रहती हैं। तो जो चीज़ टारगेट करनी चाहिए वो तो हमें बेसिकली कोई भी बीमारी, दर्द या किसी सूरत में सबसे पहले हमें अपने माइंड में अपनी इनटेक, अपनी डाइट के बारे में देखना चाहिए कि वहाँ तो कोई लैकनेस या कोई ऐसी कमी पेशी नहीं हो रही जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं, रैदर दैन कि आप कोई दूसरे मेजर्स की तरफ पहले जाएँ। तो जो ये आपने बताया कि आजकल जैसे तो बहुत सारी बेसिकली कुछ बॉडी स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव रखेंगी। ऑन द लॉन्ग टर्म आप जैसे पेन डेवलप हो जाता है या स्टिफनेस हो जाती है, तो वो चीज़ जो है उन टारगेटेड एक्सरसाइजेस के करने से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी सामने आती हैं। लाइक अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो या क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, so that is going to affect your kidneys and whole body as well. So the thing is, the first step you have to analyze in the pain management is the thing that you are taking in your diet and the lackness which is going to be caused by it. तो हमें उसको ज़्यादा फोकस में रखना है और कुछ टारगेटेड एक्सरसाइज को डेली अपने रूटीन में लाइक 25 मिनट से शुरू करें, और उन एक्सरसाइजेज को फॉर ईच एंड एवरी जॉइंट देयर इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि आपको आगे के प्रॉब्लम होने से बचा सकती है। As Dr. Sab, you just said there's an exercise for each and every joint. A normal person like us won't be knowing कि उसको सुबह उठ के क्या एक्सरसाइजेस करनी है और क्या उसको ज़रूरत भी है या फिर सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत है who go through something, who go through a problem. जी, एक तो होता है कि हम प्री मैनेजमेंटली इस चीज़ को मैनेज कर लें कि अगर हमें उसके अंदेशा है कि आगे जाके हम प्रॉब्लम, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द डीजेनरेटिव चेंजेस विच इज़ गोइंग टू बी इन अपकमिंग लाइफ। So उसके कब से शुरू होती है degenerative changes की अगर हम बात people get affected at the age of 40, 40 के बाद से ये चीज़ जो है ना अब मैटर करती है। लेकिन जो आप डाइट 25 से लेके 40 ईयर्स तक कंज्यूम करते हो, that is going to build the quality of life you are going to lead after 40. तो इस हवाले से बेसिकली जो एक लेमैन या एक आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि जैसे नेक की मूवमेंट या जो बेसिकली नेक की मूवमेंट है, सिमिलरली वही नेक की एक्सरसाइजेज है। इफ़ यू वांट
to do exercise, you just have to repeat those movements in a very particular and in a very systemic way कि वो उन exercise का long term पे फ़ायदा भी हो और इस हवाले से जो stiffness और pain वाली चीज़ें arise होती हैं वो चीज़ हम इसको bypass कर सकें। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम लोग, मैं एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम लोग उठे और एकदम से हमें फील हुआ कि देयर इज अ स्टिफनेस नोज हमारे यहाँ नेक में, और फिर वो नीचे भी जा रही है, कभी कभी आपको लोअर, जैसे कहते हैं लोअर वर्टिब्रास में भी आ रही होती है, L4 L5 के रीजन में। अच्छा, ये इसके साथ द फर्स्ट अप्रोच वी हैव एज अ नॉर्मल पर्सन इज, हम जाते हैं अपनी दवाइयों का खाना खोलते हैं, पेन किलर निकालते हैं, खाते हैं। Do you think it's the right way of managing this practice is wrong because पेन किलर से पहले वाला भी सेगमेंट, इफ यू हैविंग द नॉर्मल स्टिफनेस एंड, तो आप सोने से पहले लोकली हीट अप्लाई कर लें। और जैसे मार्टिन डाउ जो फार्मास्यूटिकल वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, तो इनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक विंटोजिनो बाम हो गए, इस तरह के यू हैव टू जस्ट अप्लाई आफ्टर हीटिंग, तो सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट भी वो होता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कदरे बेहतर स्टिफनेस और पेन में बेहतरी होती है, तो आपको फौरी तौर पे पेन किलर लेने की कि वो आपको आगे जाके स्टमक के इश्यूज़ कर दे या कोई और प्रॉब्लम इस तरह की किडनी के क्रिएटिनिन वगैरह इस तरह बढ़ा दे, तो इससे अच्छा है कि हम पहले कंजर्वेटिवली या लोकली अप्लाई टॉपिकल क्रीम की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि हम या पेशेंट को शुरू में ही बोल दें कि आप पेन किलर अप्लाई कराओ। खुद से मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। पेन किलर किस मकसद की होती है और लोग उसे किस बीमारी में ले लेते हैं, तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता और उस फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, पेन किलर तो हम लोग लिटरली सिर्फ ऐसे खाते हैं, जैसे कोई मीठा खा लिया, टॉफ़ीज़ खा ली, जैसे बच्चे खाते हैं तो हम इस तरह पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर इस तरह लेना, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। हम लोग समझते हैं बहुत माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा, छोटी सी तो पेन किलर है, लेकिन हर चीज़ जो है वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती है। तो खाने वाली दवाइयों को जितना आप कोशिश करें अवॉइड करना करें प्लीज़। और लेकिन अगर हम खा नहीं सकते, अगर हम खाए नहीं, कोई दवाई खाए नहीं, कोई पेन किलर ले नहीं, तो फिर इसको ऑल्टरनेट हम क्या करें रोशन? जी देखिए भाई, एक तो ना पेन किलर्स, अब पेन भी डिफरेंट रीजंस के होते हैं, लाइक बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स है, पोस्चर रिलेटेड पेन है, मिसयूज़ हुआ, ओवर यूज़ कर लिया कोई मसल्स या जॉइंट, तो उनको टारगेट करने के लिए ना एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा प्रैक्टिशनर ना उन सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के ही डिज़ाइन करता है, आपको सजेस्ट करेगा कोई मेडिसिन। लाइक देयर आर सर्टेन ग्रुप्स के जो आप उसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं और कुछ चीज़ों में फिर आपको पेन किलर्स उस तरह का फायदियत नहीं देती। लेकिन मेरा पहला मानना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट और हमारा काम विदाउट मेडिसिन जो है उससे डील करना होता है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करना होता है। इनिशियली अगर कोई पेशेंट ज़्यादा एक्यूट कंडीशन में, ज़्यादा पेनफुल सीवियरिटी में आए, तो फिर इनिशियली 5 to 7 डेज़ के लिए एनसेड इस तरह बेसिकली पेन किलर छोटी सी दे दी जाती है कि वो इतना पेन एक्यूट पेन एकदम से कंट्रोल हो जाए। उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइजेज से, क्योंकि फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारी मोडेलिटीज़, मशीन्स, टेक्निक, स्ट्रेचेज, एक्सरसाइजेज और ऑर्थोटिक की सपोर्ट के साथ जो है ना पेन को मैनेज किया जाता है। तो मैं क्योंकि बिकॉज आई एम इन रिलेटिंग दिस जनरेशन, और मैं बिलीव करता हूँ कि पेन किलर्स इज़ नॉट द इफेक्टिव सोल्यूशन टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ थिंग। उसकी काउंसलिंग हो जाए, उसकी प्रॉपर असेसमेंट हो जाए और उसका रूट कॉज अगर आपको पता लग जाए कि किस वजह से आप उसको ट्रीट करें, तो सेकेंडली आपको ये पेन उस वक्त भी और आगे के लिए भी आपको इंशाल्लाह मतलब दोबारा प्रॉब्लम नहीं करता। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे क्रीम्स होते हैं, बाम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, और ऐसे भी मैंने देखा है कि जो थोड़ी देर के लिए आपका वो एरिया जो है वो नम कर देते हैं ताकि आपको वहाँ पर पेन वैसे फील ना हो, तो इनका यूज़ क्या है फिजियोथेरेपी में? और एज अ पेशेंट अगर कोई यूज़ करना चाहे तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, एज़ कम्पेयर टू पेन किलर इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इनमें जैसे बहुत सारी मेनली जैसे मार्टिन डाउ फार्मास्यूटिकल की कंपनी, हमारे मैं 3 डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ, तो हम लोगों का जो सिस्टमिक तरीका होता है, वी ऑल्सो यूज़ दैट ऑइंटमेंट टू ट्रीट आवर पेशेंट्स। तो उनका जो मैंने आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी देखा, सबसे पहले आते वो क्रीम लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद वो मायोफेशियल रिलीज कहलाता है बेसिकली, वो जो हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सीवियरिटी पेन हो तो ट्रिगर्स और नोड्यूल्स वगैरह भी बन जाते हैं, उसको डिसॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ एन अल्ट्रासाउंड मशीन जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डिपार्टमेंट में।
अच्छा, इसके अलावा जो आपका सवाल था कि रिलेटिंग जो टॉपिकल एनाल्जेसिक बाम हो गए, जैसे इनकम विंटोजिनो ले लें फॉर एग्जांपल, या इस तरह का, तो उनके कोई एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट या रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बल्कि रिलीफ ही मिलता है जी। और वो वाला रिलीफ इज़ मोर रिलायबल दैन पेन किलर्स लेके जो पेन आप मैनेज कर लें। राइट जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम हर एक से नहीं ऐसे मसाज करा सकते। यूजुअली मैंने देखा है डॉक्टर्स मना भी करते हैं कि आप प्लीज़ मसाज नहीं कराएगा, इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है। तो डॉक्टर साहब, अब ये हम लोग जिस तरह एनाल्जेसिक क्रीम हमने आपने विंटोजिनो इस तरह की बात की, तो हम ये लेकर खुद ही अप्लाई कर लेते हैं, तो इनकी मूवमेंट्स, मसल मूवमेंट्स और इन सब चीज़ों में फिर ब्लड सप्लाई में कुछ कॉम्प्लिकेशंस? जी बिल्कुल। देखें, वैसे तो एक अगर नॉर्मली अगर आप किसी भी ज़्यादा, क्योंकि मसाज वाला पोर्शन टेम्परेरी रिलीफ होता है, लेकिन अगर फ्रैक्चर का केस हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें आप वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें मसाज इस तरह नहीं कर सकते, तो यू जस्ट हैव टू लोकली अप्लाई, कि उसके फिर भी आपकी जो है ना इफेक्टिव रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें कोई इस तरह की कोई और बेसिकली कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि हम इस चीज़ को जो है आगे वरी करें। तो ये ज़्यादा ईजी एंड इफेक्टिव वे कि आप rather than taking painkillers, you should go on the locally apply heating ointment like this when जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या होता है ऑइंटमेंट्स में, इनका फंक्शन क्या है, करती क्या है? बेसिकली देखें, इनमें तो जो आपने वो नम करने की बात की ना, डेट इज़ मेंथोल के, उसमें आप कितनी, अब बहुत सारे इतनी सारी किस्म की लोकली अप्लाई करने की आ रही है। किसी में मेंथोल कंसनट्रेशन ज़्यादा है, किसी में कम है। इसमें सर्टेन किस्म के ऑयल्स यूज़ होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पे उसकी जो है स्टिफनेस को भी कंट्रोल करते हैं, मसल्स की सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, तो वो पेन आधा वैसे फील हो आधा रह जाता है। लेकिन जो इसका बेसिकली फॉर्मूला है, ये कोई आपके जीआईटी को इंटरफेयर नहीं करती, या कोई आपको इस तरह का मेन लिवर से नहीं, उसमें नहीं होती यूटिलाइज कि आपको कोई आगे के लिए प्रॉब्लमेटिक बात करे या कोई कॉम्प्लिकेशन दे बेसिकली। अच्छा, बस एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, लेकिन एटलीस्ट पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और हम अपने डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी में इसको अप्लाई करते हैं बिफोर डूइंग एनी एक्सरसाइज, बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइजेज। यस, तो उसके हमने जो नोट किया कि बेसिकली उससे पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है। और अगर आप इसको, जैसे मैंने बताया कि अगर आप हीटिंग करके कोई भी ऑइंटमेंट या इस तरह का यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमेशा से हम देखते आए हैं कि ये क्रीम लगाई, अम्मा दादी किसी ने ये इस तरह के ऑइंटमेंट्स लगाए और उसके बाद ये रैप कर दिया आपको मम्मी की तरह। तो डॉक्टर साहब, वो रैप करना इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, रैप करना नहीं इंपॉर्टेंट होता। वैसे अगर कुछ कंडीशन में, जिस तरह अगर नोड्स या लिम्फ उसमें कह लें आप ट्रिगर बन जाते हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम उसको बोलते हैं क्रैप बैंडेज लगा दें या इस तरह उसको कवर कर लें। प्रेशर से प्रेशर से रिलीज हो जिसे कहते हैं, प्रेशर पैक कर दिया। बिल्कुल, प्रेशर पैक में मम्मी बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें आपको ये करना होता है, और उससे भी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि हम लोग फिजियोथेरेपी को पता है एक ऐसा ऑप्शन लेते हैं कि हाँ चलो देख लेंगे, करा लेंगे। अच्छा, अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा यू हैव टू हैव इट फॉर अ मंथ, आपको 1 महीने तक करानी है, 3-4 दिन हाँ रिलीफ आया, छोड़ दी। इस तरह बीच में फिजियोथेरेपी छोड़ने से वो कहते नहीं फिजियोथेरेपी ज़्यादा नहीं कराओ, मसल तुम्हारा बड़ा वीक हो जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट है कि मसल वीक हो जाएगा, फिर मूवमेंट से बड़ा बाद में मुश्किल आएगी। डॉक्टर साहब प्लीज़ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। असल में बेसिकली फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट एनी ट्रीटमेंट विच इज गिविंग बाय फिजिकल एजेंट्स लाइक मैनुअल एक्सरसाइजेज और एनी काइंड ऑफ फिजिकल थेरेपी मोडेलिटी। तो जो हम फिजियोथेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो पेन मैनेज करे, मसल्स वीकनेस आती है तो बंदा पेशेंट हमारे पास आता है, एंड वी हैव टू परफॉर्म रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज, एंड हमारे पास जिम की मशीन्स होती हैं। तो हम स्ट्रोक की मिसाल अगर मैं आपको लूँ, एक फालिज का जिस्म जैसे स्ट्रेचर पे आता है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज होती है, वो व्हील चेयर पे आता है, फिर व्हील चेयर से वो स्टिक पे केन पे वॉकर पे आता है, उसके बाद मतलब ही कैन मूव इंडिपेंडेंटली। तो एक तो ये जो मतलब मसल वीकनेस के हवाले से ऐसा नहीं होता। फिजियोथेरेपी के इटसेल्फ या एक्सरसाइज करने के कोई भी दुनिया में कोई भी एविडेंस बेस्ड नहीं है कि कोई नुकसान हो या कोई फिजियोथेरेपी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप अपनी असेसमेंट के लिए या एक जैसे अपनी क्वेरी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आजकल जो हमारा शोबा है, जस्ट कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट के पास जाके मशवरा ज़रूर कर लें कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसका सोल्यूशन आगे क्या होगा, रेदर देन कि आप कोई सर्जिकल उसमें जाएं या कोई मेडिसिन या ऐसी लेना शुरू करें जो 1-2 माह का कोर्स हो। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर वो मिसाल है
बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स या अर्थराइटिस की या इस तरह की एज रिलेटेड प्रोसेस में, तो हर प्रॉब्लम का एक टाइम ऑलरेडी डिफाइन है। कुछ प्रॉब्लम 2 हफ्ते में, कुछ प्रॉब्लम 3 हफ्ते में सेटल डाउन हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें 3 हफ्ते, महीना किसी पेशेंट को बुलाना पड़े स्ट्रोक के अलावा। अच्छा, उसमें हमारे पास ये होता है कि जब पेशेंट 70% बेहतर हो जाता है तो हम उसकी फिजियोथेरेपी ऑल्टरनेट कर देते हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन करके। आगे उसके 3 सेशन बाद फिजियोथेरेपी बंद हो जाती है। तो जो एक्सरसाइज हम उसको सिखाते हैं, सिर्फ उस हमारी ये कमिटमेंट रहती है उससे कि जो एक्सरसाइज हम आप बताएं वो घर पे एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे रिपीट ज़रूर हो। और उन एक्सरसाइजेस का ही फ़ायदा होता है। एक एक्सरसाइज का जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर आप कोई वर्जिश आज 10 का सेट कर रहे हैं, 10 का सेट है, तो आफ्टर 5 डेज़ वो 12 का सेट है, 10, 15, 20, 22, तो इस तरह 25 तक, 10 से 25 तक आपने 1 से 1.5 माह में बढ़ाते रहना है। और जब इनिशियली पेशेंट का पेन मैनेज हो जाता है तो फिर हम उसको जो है फिजियोथेरेपी ऑल्टरनेटली करके बंद कर देते हैं। हम उसको डिपेंडेंट नहीं करते हैं कि आपने हमारे पास ही आना है या इसी पे, फिर हम उसको ऑल्टरनेट करके स्विच ऑफ हो जाता है वो। राइट डॉक्टर साहब, ये तो एक कंडीशंस की हमने बात की ली, जिस तरह गॉड फॉरबिड किसी तरह का पैरालिसिस हुआ था और या इस तरह की कोई चीज़ हो गई, रिवर्स हो गई। अब ये जो एज रिलेटेड होती हैं, डिजेनरेटिव होती हैं, आर्थराइटिस सॉर्ट होती हैं, क्या ये चीज़ें कम्प्लीटली रिकवरेबल हैं? क्या ये कम्प्लीटली क्योर हो जाती हैं फिजियोथेरेपी से, या फिर उनको कंटिन्यू करना पड़ता है? देखिए, अर्थराइटिस की अगर हम ग्रेड के ऊपर बात करें ना, तो ये 4 ग्रेड के ऊपर डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर तो ग्रेड 3 तक का अर्थराइटिस जो है ना, विद इन 2 to 3 मंथ्स ऑफ एक्सरसाइजेस से बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेड 4 का अर्थराइटिस है तो सर्जन भी और एक अच्छा ग्रेड्स कैसे उसको आप उसको ऑन द एक्सरे फाइंड करते हैं, ऑस्टियोफाइट्स उसमें आपको नज़र आते हैं। उसमें बेसिकली जो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, यू कैन फिजिकली सीन। तो अब आपने एक पेशेंट को, फिर उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को उस तरह नहीं फिजियोथेरेपी करवाते हैं। इनिशियली पेन मैनेज के लिए मोडेलिटीज़ और हो जाता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म जब इतना अर्थराइटिस सीवियर ग्रेड 4 का हो तो फिर TKR या इस तरह के ऑपरेटेड केसेस में फिर वो शिफ्ट हो जाता है। ओके जी, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ मतलब अगर मैं आपको रिवर्स नहीं होगी, पर आप इसको कांस्टेंटली, जिस तरह डायबिटीज को हमें कांस्टेंटली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको आगे फर्दर होने के से रोक सकते हैं। बिकॉज अब इसका अर्थराइटिस का जो सारे कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको एक आम उसमें समझाऊं, तो जो सारा बॉडी वेट आपके जैसे नीज में फॉर एग्जांपल या हिप जॉइंट से होता हुआ उसमें कार्टिलेज के जा रहा है और वो अर्थराइटिस वाली कंडीशन कॉज कर रहा है, तो बाय परफॉर्मिंग दोज एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग दोज एक्सरसाइजेज, आप उस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाने से वो सारा बॉडी वेट शिफ्ट कर देते हैं दोबारा मसल्स के ऊपर। तो आपको फिर हड्डी की कोई तकलीफ नहीं रहती। जब आपके बोन्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपको फिर फर्दर रिस्क में नहीं रहता। लेकिन जो अर्थराइटिस का पेशेंट हो, पेन मैनेजमेंट के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी आगे उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे करने के लिए फिजियोथेरेपी की टारगेटेड एक्सरसाइजेज करते रहना चाहिए, ताकि वो आगे एडवांस ना बढ़े और रिकरेंट सिम्टम्स ना हो। क्योंकि इसमें देखा गया है अर्थराइटिस में कि अगर वेदर मौसम चेंज होने पे या कभी ओवर यूज़ कोई ज़्यादा रिपीटेडली काम कर लिया, नीचे बैठ गए या ज़्यादा सीढ़ियों उतरना चढ़ना हो गया, तो भी वो जो है ना आपको दोबारा प्रॉब्लम करता है। That arthritis condition is going to weak your muscles and the physiotherapy is going to build those muscles. तो अच्छा, फिजियोथेरेपी आप कह रहे हैं going to build your muscles, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि फिजियोथेरेपी आपको मसल वीक कर देता है अगर आप इस पे डिपेंडेंट हो। असल में ना बड़े कॉन्सेप्ट्स और जनरल अवेयरनेस की बात है। हमारे पास कुछ अर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैं डॉक्टर ने बोला गैप बढ़ गया। गैप नहीं बढ़ता, गैप वो जो बेसिकली जो एक कैविटी होती है साइनोवियल, उसमें जो है ना वो गैप रिड्यूस हो रहा होता है। तो उनको लेमैन को समझाने के लिए जी उनको समझाने की हद तक वो आप ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो आपका जैसे सवाल था कि उस हवाले से एक्सरसाइजेस से कभी भी, फिजियोथेरेपी से कभी भी मसल्स वीक नहीं होते। हमेशा मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनको टोन अप करने के लिए और उस कंडीशन से पेशेंट को आगे मूव करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत बेनिफिशियल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दैट देखें, आर्थराइटिस इज समथिंग जो हम कहते हैं कि 99.9% लोगों को एक एज के साथ हो ही जाता है। तो दिस इज समथिंग वी नो कि हाँ ये होगा। तो कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा करते रहें जिससे ये हो ही ना। देखें, बिल्कुल ऐसा है। और देखें, 2 चीज़ें मैं सबसे पहले इसको अगर समराइज़ करूँ ना, एक तो देखें अपना यूरिक एसिड लेवल को बढ़ने ना दें। लाइक आप इसको अपना चावल का या ऐसे गोश्त का इस्तेमाल को लिमिट करें। दूसरी बात ये कि स्टार्ट टेकिंग मिल्क डेली ऑन द बेसिस। आप मॉर्निंग में जो है ना अपना कैल्शियम इंटेक को मस्ट करें।
इसके ये जो दो चीज़ें ना डेट इज़ गोइंग टू गेट मोर अफेक्टेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ, क्योंकि ख़ास तौर औरतों में एक सर्टेन एज के बाद का कैल्शियम लॉस हो रहा होता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि 40 के बाद हर 6 महीने बाद इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग 2 एम्प्यूल्स ऑफ विटामिन डी, डेट इज़ नॉट गोइंग टू, आपको कोई नुकसान नहीं देगा आगे जी, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। आप अगर उसको वीकली या इस तरह करके सब 2 या 10 दिन के फ़र्क से भी ले लें, तो आपके जब विटामिन डी पूरा होगा और आप जब सुबह कैल्शियम ले रही होंगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी एब्जॉर्ब इन द बोन, इन द कार्टिलेज। तो आपको जो है ना लॉन्ग टर्म पे फिर अर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस वाली प्रॉब्लम हो गई, वो चीज़ नहीं होगी। अच्छा, आपने एम्प्यूल्स की बात की, ऐसा भी होता है कि लोग कैल्शियम और विटामिन डी के कंबाइन यूजुअली सप्लीमेंट्स आते हैं, वो रोज़ एक एक दो दो गोली मतलब खाते रहते हैं। जी जी, अगर देखें इसमें यूनिट्स होते हैं, अगर वो जो मैं एम्प्यूल की बात कर रहा हूँ ना, डेट इज़ गोइंग टू, मतलब उसमें ज़्यादा 1 लाख के यूनिट होते हैं, उसमें यूनिट ज़्यादा होते हैं। जैसे अब दूसरी दवाइयाँ हो गई जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, अब मैं इसमें नाम उसने डी टाइप हो गया, इस तरह की भी, तो वो जो कैल्शियम की बेसिकली जो आपको डेली बेसिस पे लेना है, वो आपको भी बड़ा फ़ायदा देती है। आप इसको 1 महीना कंटिन्यू करें, देन 1 महीना उसे छोड़ दें, फिर उसको 15 दिन ले लें। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। मिलते हैं जी हम नेक्स्ट एपिसोड।